दोस्तों, एक जमाना था जब पेट्रोल कभी 20 रुपए या 30 रुपए प्रति लीटर बिका करता था, लेकिन आज इसकी कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर जा चुकी है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि शायद पेट्रोल खरीदने के लिए आम आदमी को बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप इतना तो जानते ही है कि पेट्रोल डीजल धरती की अंतः गहराइयों से मिलता है, लेकिन दोस्तों आखिर ये निकलता कैसे है, कौन इसे निकालता है और क्यों इसके दाम इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बस इसी वीडियो में देने वाले हैं। लंबे समय से आप ये जरूर सुनते आए होंगे कि पेट्रोल डीजल को जमीन और समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्या करके वहां तक पहुंचे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बात को जानने के लिए आपको हजारों लाखों साल पीछे जाना होगा। बात उस वक्त की है जब लाखों साल पहले हमारी धरती पर कभी जीवन हुआ करता था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा ने इस धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया। एक बड़ा सा मेटेओर धरती से टकराया, जिसके बाद धरती पर मौजूद जीव जंतु जमीन में दफन हो गए। हजारों साल तक इन जीव जंतु के अवशेष जमीन में दफन रहे। इसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर बढ़ता रहा। वक्त बीतता गया और हजारों साल बाद जीव जंतुओं की यही अवश्य फॉसिल फ्यूल में बदल गई, जिसे आज के समय में लोग कच्चा तेल, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधा जमीन की गहराइयों से मिलता है। असल में ये हमें काले तरल पदार्थ में रूप में मिलता है, जिसे हम सभी कच्चा तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। चलिए, आप इतना तो समझ गए कि कच्चे तेल को कोई इंसान नहीं बनाता, बल्कि ये प्राकृतिक देन है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, इस तरह की फॉसिल फ्यूल बनाने को लेकर करोड़ों लाखों लाशें हजारों साल तक दफन करनी पड़ेगी। तब तक कहीं जाकर ये फॉसिल फ्यूल समय पर मिल जाएंगे। इस फॉसिल फ्यूल की कहानी तो आपको समझ आ गई होंगी। आप भी जानते ही हैं, इंसानों ने मशीनों को बनाया, इंजन बनाए, लेकिन अब इन इंजन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत थी। इंजीनियरों को पता चला कि जमीन की गहराई में एक कच्चा तेल नाम का चमत्कार छिपा हुआ है, जिससे हमारे इंजन सरपट भागेंगे। बस फिर क्या था, कच्चे तेल को जमीन से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इतनी गहराई से कच्चे तेल को निकाला कैसे जाए? लगातार बड़े बड़े कुएं खोदे गए, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन उठाई गई, तब कहीं जाकर ये कच्चा तेल हमें मिल पाए। लेकिन जिस तरीके से पहले कच्चे तेल को जमीन या समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता था, आज वह तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। आज के समय में कच्चे तेल को निकालने के लिए मॉडर्न मशीन और मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद ली जाती है, जो सिर्फ कुछ ही घंटों में हजारों लाखों लीटर कच्चा तेल जमीन और समुद्र की गहराइयों से निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों की गहराइयों में मिलता है। यह सवाल उठता है कि आखिर कच्चे तेल को ढूंढा कैसे जाए? आपको बता दें कि समुद्र के नीचे कच्चे तेल के भंडार को ढूंढने के लिए एक स्पेशल तरह के जहाज की मदद ली जाती है। इसी तरह के एक शिप का नाम है चिक्यू। इस शिप में कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को समुद्र के नीचे छोड़ते रहते हैं। जब तरंगे समुद्र के नीचे टकराकर वापस शिप में कंप्यूटर तक पहुंचती है, तब सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि समुद्र के नीचे कहां पर कच्चे तेल का भंडार छुपा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का इक्विपमेंट्स जमीन के नीचे कच्चे तेल को ढूंढने के लिए किया जाता है। समुद्र के नीचे कच्चे तेल को ढूंढने के बाद उसके ऊपर फ्लोटिंग डेक बनाए जाते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि समुद्र से कच्चे तेल को निकालना इतना आसान नहीं है। ये वही फ्लोटिंग डेक है जहां से कच्चे तेल को निकालने का काम किया जाता है। समुद्र से कच्चे तेल को निकालने के लिए चीपू जैसे पानी के जहाज की मदद ली जाती है। इसमें करीब 6 प्रोपेलर लगे होते हैं। इतने सारे प्रोपेलर और इसमें इसलिए लगाए जाते हैं ताकि समुद्र के नीचे ड्रिल करते वक्त ये पूरी तरह से स्टेबल रहे, क्योंकि अगर ये जहाज थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ या अपनी जगह से इधर उधर हुआ तो ड्रिलिंग के पूरे प्रोसेस में बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। इसके लिए इस जहाज में लगे 6 प्रोपेलर की मदद से इसे बिल्कुल स्टेबल रखा जाता है। तो दोस्तों, कच्चे तेल का भंडार समुद्र के नीचे मिल चुका है, जहां पर चिक्यू जहाज को पूरी तरह से स्टेबल खड़ा कर दिया गया। अब इसके नीचे कच्चे तेल को निकालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जहाज को नीचे एक कंडक्टर पाइप समुद्र की सतह पर जाकर फिक्स हो जाता है। इसके कंडक्टर पाइप में एक खास तरीके की ड्रिल बीट होती है जो समुद्र की सतह पर ड्रिलिंग करने का काम करती है।
ये ड्रिलिंग बिट लगातार समुद्र की सतह के नीचे ड्रिलिंग करने का काम करता है। कुछ फीट गड्ढे करने के बाद इस बीट को वापस अपने तरफ खींच लेता है। फिर इस गड्ढे में एक केसिंग पाइप डाली जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा आप अपने घरों में बोरवेल करवाते वक्त देखते हैं। केसिंग पाइप डालने के बाद इस केसिंग पाइप के किनारे में कंक्रीट भरी जाती है ताकि जो गड्ढा किया गया है वह वापस मिट्टी से ना भर जाए। कंक्रीट भरने के बाद एक राइजर पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, जिसके आखिरी सिरे में 2 आउट क्विवेंटर लगा होता है। राइजर पाइप क्विवेंटर को अब फिर से उस गड्ढे में डाला जाता है, जिसके बाद ड्रिल बीट की मदद से खुदाई करने का काम जारी रहता है। फिर कुछ देर बाद ड्रिल बीट को वापस खींचकर इसमें केसिंग पाइप डाला जाता है, कंक्रीट भरा जाता है और ये प्रोसेस लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कच्चे तेल के भंडार तक पहुंच ना जाए। कच्चे तेल के भंडार को ढूंढने के बाद इसके ऊपर एक फ्लोटिंग डेक बैठाया जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया। इसमें बड़े बड़े पंप लगाए जाते हैं जो समुद्र की गहराइयों से कच्चे तेल को बाहर खींचने का काम करते हैं। तो दोस्तों, कच्चे तेल का भंडार तो मिल चुका, लेकिन इससे आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। इसमें पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा। इसके लिए इस कच्चे तेल को सबसे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में पहुंचने के बाद इस कच्चे तेल को सबसे पहले एक हीटिंग फर्नेस में डाल दिया जाता है। कच्चे तेल का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस हीटिंग फर्नेस को इसमें बिल्कुल उसी तरीके से इस कच्चे तेल को लंबे वक्त तक उबाला जाता है। उबलने के बाद इस कच्चे तेल को एक नोजल के सहारे डिस्टिलेशन यूनिट में पहुंचाया जाता है। डिस्टिलेशन यूनिट में पहुंचने के बाद कच्चा तेल धीरे धीरे डिस्टिलेशन यूनिट की तली में जमा होने लगता है, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर कच्चे तेल को फिर से गर्म किया जाता है। उसके बाद उसका भाप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। जैसे जैसे भाप डिस्टिलेशन यूनिट के ऊपर पहुंचता है, उसका तापमान धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से हमें इस कच्चे तेल से तरह तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल मिलता है। जब इसका भाप 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल मिलता है। बिल्कुल इसी तरह जब 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर दूसरे चैम्बर में पहुंच जाता है, तब हमें पेट्रोल मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है। आपको बता दें कि इस डिस्टिलेशन के आखिरी पॉइंट्स पर उसका तापमान काफी कम हो जाता है और यहाँ से हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, यानी कि एलपीजी गैस, जिसके दाम भी आसमान छूने लगे। तो लीजिए, इस कच्चे तेल को निकाल भी लिया गया और इससे पेट्रोल और डीजल भी बना लिया गया। लेकिन अब इस पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल से मिले सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनी इस पेट्रोल और डीजल को इन रिफाइनरी से खरीदते हैं और अपने पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम करती है। हालांकि ऐसे बहुत सी पेट्रोलियम कंपनी है, अपने खुद की रिफाइनरी आज मौजूद है। अब इस पेट्रोल और डीजल को पंप तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर उसके दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कच्चा तेल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये प्रकृति की देन है, लेकिन हम इंसान उसका बड़ी तेजी से इस्तेमाल करते आ रहे। यही वजह है कि धरती पर मौजूदा तेल तेजी से खत्म हो रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि इसके दाम बढ़ने लगे हैं। इसके दाम बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है रिफाइनरी प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन। जमीन और समुद्र की गहराइयों से कच्चे तेल को निकालने में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसके बाद इसे रिफाइनरी तक पहुंचाना होता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट करने में अच्छा खासा खर्च किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम कंपनी तक पहुंचते हैं, फिर ये डीलर तक पहुंचते हैं और डीलर से ही आप तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है, जिसका सारा का सारा भार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल कितनी लंबी चेन से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने का खर्च आता है, फिर रिफाइनरी का खर्च आता है, फिर इसके बाद रिफाइनरी से ये पेट्रोलियम कंपनी तक पहुंचाया जाता है, जो अपना प्रॉफिट निकालती है। प्रॉफिट निकालने के बाद डीलर तक इस पेट्रोल डीजल को पहुंचाया जाता है, जो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि कितनी तेजी से ये पेट्रोल डीजल हमारी धरती से खत्म होता जा रहा है। लेकिन क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? विकल्प है दोस्तों। आपने देखा होगा कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुख करने लगे और शायद आने वाले समय में हम सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही देखने को मिलेंगे।
लेकिन इसके लिए काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही कीजिए, फालतू खर्च मत कीजिए, क्योंकि आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देना है। सोच कर देखिए, किस जमीन में मौजूद या कच्चा तेल वक्त से पहले खत्म हो गया तो आप आने वाली जनरेशन को क्या देंगे। तो दोस्तों, आज को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।